तो बच्चों आज हम एरिया वेक्टर के बारे में बात करेंगे। जो ये क्षेत्रफल सदिश है ये होता क्या है और कैसे काम करता है, हम क्यों इसे यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इसे कहते हैं एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश हिंदी में कहते हैं। और सबसे खास बात यह है कि सबसे पहले जो ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि होती है। जो ये एरिया वेक्टर है एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। अब देखो जो इसकी डेफिनेशन है, एरिया वेक्टर की जो डेफिनेशन है वो होती है, तो किसी भी सरफेस की आप अगर कोई भी सरफेस लेंगे और आप उसका एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो एरिया वेक्टर उसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है, उसके लंबवत होता है। तो इसकी जो परिभाषा है आप लिख सकते हैं, क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल के लंबवत होती है। कोई भी तल होगा उसके लंबवत होगी, लेकिन खास बात ये इसमें और भी है कि लंबवत तो होगी लेकिन अंदर उतनी ही अंदर होगी और उतनी ही बाहर होगी। तो इसकी एक खास विशेषता है क्षेत्रफल सदिश की। तो अब जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, सपोज हमारे पास ये डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई, ये आपका जेड हो गया, एक्स वाई और जेड। सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई वर्ग है, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। सपोज इसकी लंबाई यहाँ पे एल है, तो यहाँ भी एल होगी, यहाँ भी एल होगी और यहाँ भी एल होगी। हमने मान लिया कि इसका नाम है ए, इस पॉइंट का बी और इसका सी और इसका ले लिया हमने डी। तो हमारे पास क्या हो गया कि ए बी सी डी एक स्क्वायर बन गया, वर्ग बन गया है। अब हमको इसका क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो हो जाएगा एरिया मीन्स एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, ए बी क्रॉस बी सी, ए बी क्रॉस बी सी आपका यहाँ पे है। अब देखो ये हो जाएगा आपका ए बी मतलब एल क्रॉस एल, एल क्रॉस एल। अब देखो जैसा हमने 11th में पढ़ा है कि ए क्रॉस पी, वेक्टर ए क्रॉस पी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, वेयर is magnitude of vector A and B also magnitude of vector B and theta also angle between vector A and vector V। हमारे पास जो यहाँ पे थीटा है वो हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या है, एंगल है। तो हम बात करें यहाँ पे एल क्रॉस एल, तो ये एल क्रॉस एल आपका हो जाता है एल स्क्वायर साइन थीटा, एल स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो कि यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा। थीटा देखो इसको ये वर्ग है तो ये एंगल भी आपका 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 और ये भी 90। तो थीटा का मान हो जाएगा कुल मिला के थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यह साइन 90 का मान एक, तो ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर। तो यह इसका जो एरिया आ गया ए बराबर एल स्क्वायर। अब देखो ये जो क्या है, अभी ये अदिश है, हमको चाहिए सदिश राशि। तो किसी भी चीज़ को सदिश के लिए हमको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। सदिश तभी कहलाएगा जब तक उसमें डायरेक्शन ना हो तो सदिश नहीं होगा। तो अब हमको क्या चाहिए इसके लिए, एक डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर का आपको डायरेक्शन देना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूनिट वेक्टर का। ठीक, तो यूनिट वेक्टर हम जानते हैं कि एक्स डायरेक्शन पे आई का यूज़ करते हैं और आई कैप, और जो आपका वाई डायरेक्शन है इसमें जे कैप का यूज़ करते हैं और इसमें करते हैं के कैप का यूज। अब देखो हमारे पास डायरेक्शन है एक्स वाई और जेड। अब देखो हमारे पास क्या होगा कि जो इसकी डेफिनेशन है, क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा
तल की लंबत होती है। लंबत का मतलब ऐसा है कि यहाँ से सीधे ऊपर बाहर को, इट मीन्स जो आपका ये वाला पोर्शन है इस टाइप से, तो ये सीधे यहाँ से डी पॉइंट से सीधे खड़ा 90 डिग्री की तरफ। ठीक, तो 90 डिग्री का मतलब किसकी डायरेक्शन में, जेड की डायरेक्शन में। इट मीन्स ना तो आई इसकी आई कैप की डायरेक्शन में है और ना ही जे कैप की डायरेक्शन होगा कि हमारे पास जो लास्ट बचा के कैप। तो यहाँ पे लेंगे हम के कैप। के कैप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश दिशा सदिश क्या होता है, तल की लंबत। लंबत तो लंबत इसके मतलब सीधे यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, मतलब इसके सीधे खड़े ऊपर को होगा, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, के कैप। तो दो चीज़ें हैं, आप इसको अंदर भी ले सकते हैं और बाहर भी ले सकते हैं, दोनों जगह लेना है। आप एक आंसर ये हो गया वेक्टर ए, और दूसरा या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस के कैप। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ पे दो चीज़ें और भी हैं। जैसे हमारे पास जो टू डायमेंशनल सिस्टम होते हैं, 2D का मतलब जिनको हम दो डायरेक्शन में दिखा सकते हैं, उनको कहते हैं हम 2D। तो सिंपल जो हमारे पास जो 2 डायरेक्शन वाले सिस्टम होते हैं, तो उनको कहते हैं हम ओपन सरफेस, यानी कि खुला हुआ तल, ओपन सरफेस यानी कि खुला तल, खुला हुआ तल। ठीक, और जो हमारे पास 3D होती है, 3D मतलब जैसे 3D मूवीज होती है जिनको हम तीनों एक्सिस में दिखा सकते हैं, तो इसे कहते हैं क्लोज्ड सरफेस्ड, क्लोज्ड सरफेस्ड। ठीक है, यानी कि बंद तल। तो दो चीज़ें, एक 2D और एक 3D। तो बात करते हैं हम 2D की, तो 2D में क्या होगा, जो भी एरिया वेक्टर होगा वो दोनों साइड होगा हमारे पास। जैसे ये हमारे पास 2D है, तो इस 2D वेक्टर 2D में हमारे पास जो भी एरिया वेक्टर होगा तो उसकी डायरेक्शन उतनी ही ऊपर अंदर की ओर और उतनी ही बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये एरिया वेक्टर के बारे में है। और जैसे 3D है, तो 3D में क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ जो बाहर की, जहाँ बाहर को जो वेक्टर बाहर की ओर होगा सिर्फ उसी को ही लेंगे तो वो उसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। जैसे हम 2D की बात हमने यहाँ पे कर ली है कि यहाँ पर हमने कहा कि जितना अंदर को है और उतना ही क्या है, बाहर को भी है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। हमारे पास सपोज ये इस टाइप का डायरेक्शन है, ये एक्स है, ये वाई है, ये आपके पास जेड है, सपोज एक्स वाई और जेड। ठीक, हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक आयत है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक आयत है इस टाइप से। ठीक है, इस आयत की लंबाई है L और चौड़ाई है B, सपोज। तो हमारे पास ये आयत है L और B। हमको क्या चाहिए, इसका क्या चाहिए, हमको वेक्टर चाहिए। तो हम सिंपली, आप जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है A इक्वल टू क्या होता है, L इंटू B, लंबाई गुणा चौड़ाई, L क्रॉस B हो जाता है, सिंपल। ठीक, L क्रॉस B, तो L क्रॉस B मतलब अब देखो L क्रॉस B तो है, ये तो हमारे पास अभी तक अदिश है, इसको सदिश बनाना है, तो वेक्टर A इक्वल टू L क्रॉस B, तो वही बात हो जाएगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लेना है। क्या लेना है, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर होगा कहाँ, आपको ध्यान से देखना है कि देखिए जो है, जो आपका क्या है, रेक्टेंगुलर है, जो आयत है वो इस और इस वाले डायरेक्शन में है, तो ये वाला डायरेक्शन छोटा है, तो हमारे पास जो इसकी दिशा होगी वो या तो ऊपर को होगी और या तो नीचे को होगी। ठीक है, तो ऊपर क्या होता है, जे कैप और नीचे माइनस जे कैप, तो हो जाएगा आपका या तो यहाँ पर आएगा जे कैप और या आपका आंसर होगा L क्रॉस B माइनस जे कैप। तो ये इसका क्या हो गया है, एरिया वेक्टर हो गया। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, एरिया वेक्टर निकालते हैं किसी भी चीज़ का। सपोज आपके पास कोई सर्किल है, सपोज इस टाइप से कोई सर्किल है, ये आपके पास x है और हमारे पास y है और ये हमारे पास क्या है, z है। आपके पास सर्किल है, इस टाइप से कोई सर्किल दिया है। ठीक है, कहा गया है कि इसका एरिया वेक्टर ज्ञात कीजिए। हमारे पास सर्किल है, इसका एरिया वेक्टर हमको ज्ञात करना है। अब सिंपली देखो, जो भी इसका सर्किल होता है 2D, जो सर्किल होगा जो विड्थ होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। तो जो भी इसका एरिया वेक्टर होगा तो वो क्या होगा, इसके सीधे लंबवत होगा, उतना ही ऊपर को और उतना ही नीचे को होगा। तो क्या होगा, सीधे इसका जो एरिया माना एरिया ए है, तो एरिया क्या हो जाएगा सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। अब आपको इसको क्या करना है, वेक्टर बनाना है, तो एरिया वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपके पास, या तो जे कैप होगा
या फिर पाई आर स्क्वायर माइनस जे कैप होगा। तो ये इसका क्या हो गया, एरिया वेक्टर निकल गया है। तो इसी टाइप से आप जो भी 2 डायमेंशनल सिस्टम होंगे जो ओपन सरफेस वाले होंगे, तो आप उनके जो एरिया वेक्टर आप डिनोट करेंगे तो वो दोनों साइड होगा। ठीक, अब बात करते हैं 3D सरफेस के बारे में। जो 3D होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं कि एक बंद तल भी कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई क्यूब है इस टाइप से, ये क्यूब है, ठीक है। अब हम बात इसके पास की बहुत सारे, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस है। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो 3D की एक खास बात ये होती है कि इसमें जो सदिश बाहर की ओर आता है उसको वही इससे क्या होता है, यूनिट वेक्टर, ये एरिया वेक्टर होता है। जो वेक्टर बाहर की ओर होगा वही इसका एरिया वेक्टर, यानी वही इसका क्षेत्रफल सदिश होगा। तो बाहर की ओर कौन सा आ रहा है, जैसे इसमें ये, तो ये इसका ये एरिया वेक्टर हो गया, या इसका ये एरिया वेक्टर हो गया। उसी वजह से सिलेंडर है इस टाइप से, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर होगा, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया जो बाहर को आएगा, ठीक है। गोला है, स्फीयर गोला है, माने ये गोला है इस टाइप से, ठीक। तो सपोज इसकी जो रेडियस है वो मान लिया हमने आर, रेडियस सब जगह बराबर होगी, हमने आर मान ली है। तो इसका जो भी इसका क्या होगा कि एरिया वेक्टर होगा, तो इस गोले के लंबवत होगा बाहर की तरफ को। तो ये हमारे पास क्या है, एरिया वेक्टर की बात की हमने 3D और 2D के बारे में। तो याद रखना है कि 2D में जो भी एरिया वेक्टर होगा, जो भी क्षेत्रफल सदिश होगा, वो तल के लंबवत होकर दोनों तरफ हो, या तो अंदर की ओर भी होगा और उतना ही बाहर की ओर भी होगा। और जबकि 3D सिस्टम की बात करते हैं, जो 3D जो हमारे पास क्लोज सरफेस्ड हैं, उसमें जो भी हमारे पास एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा बाहर की ओर होगा। तो ये हमारे पास एक खास बात थी एरिया वेक्टर के बारे में। अब हम जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमारे पास है आज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको कहते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत आसान सा भी है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि जो इसकी सिंपल परिभाषा है वो कहता है कि किसी भी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। सपोज क्या कहा परिभाषा, किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाले समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। अब कैसे कहते हैं, आप इस परिभाषा ध्यान रखना कि किसी भी तल के जो अभिलंबवत गुजरने वाले जो समस्त वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है उसको कहते हैं विद्युत फ्लक्स। तो इससे पहले हमने वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ा था कि जो जिनकी उत्पत्ति धनावेश से होती है और माइनस आवेश पर समाप्त हो जाती है। तो वही जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, वैद्युत बल रेखाएँ हैं, कि उन्हीं के बारे में, उन्हीं से संबंधित हमारे पास उन्हीं का इसमें मतलब मेन रोल उन्हीं का है जो हमारे पास वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, वैद्युत फ्लक्स में मेन रोल वैद्युत बल रेखाओं का ही है। अब कैसे है, हमारे पास कोई सरफेस है, हमारे पास कोई एरिया है, ये हमारा कोई हमारे पास एरिया है, इस टाइप से कोई एरिया हमारे पास है। तो अब यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं हैं, इसमें कुछ इस लंबवत जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी, कुछ टाइप से ऐसे निकलेगी, कुछ ऐसे निकलेगी, कुछ ऐसे निकलेगी और कुछ ऐसे निकलेगी। तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा, तो जितनी अभिलंबवत गुजर रही थी ये तो सीधे जा रही है,
तो अब लंबवत कितने गुजर रही है, 1 2 3। तो यहाँ पे जो हमारे पास विद्युत फ्लक्स होगा फाई बराबर वो कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं थोड़ी देर के लिए इस एरिया को हम छोटा कर लेते हैं। छोटा करने का मतलब ये है कि हमने ये हमारे पास क्षेत्रफल अंदर का हमने वो क्या कर दिया, थोड़ा सा छोटा कर लिया है, छोटा कर लिया। अब छोटा तो कर लिया, लेकिन क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन से तो गुजरेगी। हमारे पास देखो कुछ लाइन ऐसे गुजर गई है, कुछ इस टाइप से गुजर गई, कुछ ऐसे गुजर गई, कुछ ऐसे गुजर गई, कुछ ऐसे गुजर गई और कुछ इस टाइप से गुजर गई। अब देखो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स कितना होगा, जितने इसके लंबवत जाएंगे, तो लंबवत कितने जा रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे फाई का मान कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और एक और चीज़, अगर मैं क्या कर लेता हूँ कि इसका साइज बढ़ा देता हूँ। सपोज इसका जो हमारे पास साइज है वो हमने क्या कर दिया है, थोड़ा बढ़ा दिया है, जो हमारे पास एरिया है। तो क्या हो जाएगा, इस टाइप से साइज बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बढ़ जाएगी, इस टाइप से। इस टाइप से आप देखो भाई ध्यान से। अब इसमें विद्युत फ्लक्स कितना होगा हमारे पास, जिसमें लंबवत गुजरेगा, 1 2 3 4 5। तो फाई का मान कितना हो गया, इसमें 5 हो गया। अब देखो तीनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस से दिख रहा है कि हमारे पास शुरू में हमारे पास जो एरिया है सिंपल सा, तो हमने इसमें देखा कि जितने भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ई, वो क्या कर रही है कि इस जो छोटा सा हमारे पास जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसके अभी लंबवत गुजर रही है, मतलब। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में हमने क्या कर लिया है कि उस एरिया को हमने थोड़ा घटा दिया है। तो जैसे हमने देखा कि वो क्षेत्रफल थोड़ा घट गया है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या हो गए, नज़दीक घने घने हो गए हैं जी, घने घने हो गए। तो घने घने होने के कारण क्या हो गया, हमारा जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक, फिर हमने क्या किया, हमारे पास जो एरिया है हमें उसका साइज हमने फिर बढ़ा दिया है। जैसे साइज बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या भी क्या हो गई, बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर फाई का मान जैसे 5 हो गया है। तो इससे हमारे पास ये निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है हम उसको डिनोट करते हैं फाई ई से डिनोट करते हैं। फाई ई जो होता है वो क्या करता है कि डिफाइन करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है, ई पे क्या करता है, डिफाइन करता है। ठीक है, दूसरी बात हमने देखा कि जैसे जैसे इसका साइज क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो फ्लक्स का मान बढ़ रहा है, या इसका जैसे हमने इसका साइज बढ़ा दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की रेखाओं की संख्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या बढ़ गई, तो फ्लक्स बढ़ गया। तो इट मीन्स जो हमारे पास फाई है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, एरिया पे डिपेंड कर रहा है। दो चीज़ें हैं, एक ई पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है भाई, तो अब क्या होगा कि सपोज हमने क्या कर दिया है कि थोड़ा सा इसको हम आगे मॉडिफाइड करेंगे कि हमारे पास सपोज एक वही एरिया हमारे पास है इस टाइप से, और हमने इसे क्या कर दिया है, यहाँ पे इसका एक एरिया वेक्टर ले लिया ए, ये हमारे पास एक एरिया वेक्टर है। ठीक है, अब हमने देख लिया कि जो एरिया वेक्टर है और यहाँ से गुजर रहा है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ई, इस टाइप से इस पॉइंट से गुजर रही है। ठीक है भाई, और जो ई और ए के बीच का जो एंगल है वो क्या हमारे पास क्या है, थीटा है। ठीक है भाई, ठीक, अब क्या करना है हमको, यहाँ पे ई है, वेक्टर ई। अब हमारे पास जो यहाँ पे है, जो ई के जो यहाँ पे दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा हमारे पास क्षैतिज घटक और दूसरा बनेगा हमारे पास ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक तो ये हो जाएगा, ये वाला सीधे सीधे, इसको बोलेंगे हम ई कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा आपको इस टाइप से, और इसको बोलेंगे हम ई साइन थीटा। दो चीज़ें। अब देखो कि जो विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स का होने का मतलब ये ऐसा है कि उसके अंदर से उसको गुजरना है, न कि उसके पास से नहीं गुजरना है, टच करके नहीं गुजरना है, मतलब उसको फाड़ के अंदर से जाना है, सीधे सीधे कहने का मतलब ये है। तो वो है हमारे पास क्या है, जैसे ये है, जो ये लाइन है तो ये इसके बीचों बीच गुजर रही है,
तो वैद्युत फ्लक्स इस पर डिपेंड करेगा, फ्लक्स ये बनाएगा, न कि ये क्या कर रहा है, ये अंदर से सीधे नीचे को आ रहा है, ऊपर से सीधे ऐसे फिसल रहा है, तो ये फ्लक्स नहीं बनाएगा। तो फ्लक्स यहाँ पे कौन बनाएगा, इसका इस ई का कौन सा कंपोनेंट बनाएगा, ई कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास अब सिंपल हम फॉर्मूले की बात करते हैं, तो जो फाई ई यहाँ पे होगा, तो फाई ई जो होगा हमारे पास इन दोनों के पे डिपेंड कर रहा है। तो किस किस पे कर रहा है, एक कर रहा है ई कॉस थीटा पे, और दूसरा किस पे कर रहा है, वेक्टर ए पे डिपेंड कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला किसका बनना है, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो ये ए वैद्युत फ्लक्स का क्या है, एक फार्मूला है कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक, तो इस टाइप से ये वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक, बात करते हैं इसके मात्रक की, जो यूनिट होगा मात्रक यूनिट। तो देखो ई है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर मीटर स्क्वायर। तो आपका जो टोटल जो यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। कैसी राशि है, देखो तुमने यहाँ पे देखा होगा फाई का मान 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो कैसी राशि है, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। ठीक है, ध्यान रखना स्केलर क्वांटिटी है। और एक और चीज़ यहाँ पे निकलती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक तथा ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स, कभी कभार एक आध नंबर पूछ देते हैं क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे तुमने देखा होगा जैसे कि क्या हो रही है, यहाँ पे जो लाइन है क्या हो रहा है, मतलब इस एरिया को पार करके बाहर को जा रही है। तो जहाँ पे जो लाइन है बाहर को जाएगी, तो वहाँ पे जो फ्लक्स उसको कहते हैं हम धनात्मक वैद्युत फ्लक्स, और जब ये लाइन अंदर की ओर आती है तो उसे कहते हैं हम ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। तो बात समझ जाओगे, हमारे पास कोई इस टाइप से एरिया है और ये लाइन है क्या बाहर को जा रही है इस टाइप से, तो इस टाइप से जो भी फ्लक्स होगा तो वो कौन सा होगा, धनात्मक होगा। जब वैद्युत बल रेखाओं की वैद्युत बल रेखाएं किसी सतह से बाहर की तरफ जाती है तो फ्लक्स कौन सा होगा, धनात्मक। अगर अंदर की ओर आ रही है इस टाइप से, तो वहाँ पे हो जाएगा ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, धनात्मक का मतलब जब किसी भी क्षेत्रफल में वैद्युत बल रेखाएं क्या हो जाती है, बाहर की तरफ जाती है तो वो हो जाता है धनात्मक, जब अंदर की तरफ आती है तो उसे कहते हैं ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है भाई, तो इसी टाइप से सवाल इसमें होंगे कुछ, सवाल को लेके। सपोज हमारे पास एक और सवाल आपसे हम डिस्कस करते हैं इसमें, इस अब देखो हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे हमें सवाल दिया जाता है कि अगर यहाँ पे आप थीटा का मान पता है, सपोज यहाँ पे थीटा का मान क्या है 90 डिग्री है या 180 डिग्री है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इससे होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान निकाल सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किस टाइप के जो भी सवाल होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना आपके पास काफ़ी है। हमने पढ़ा क्षेत्रफल सदिश जो क्या होता है, किसी भी तल के लंबवत होता है, और चाहे हम 2D की बात करते हैं तो उसके दोनों साइड, और 3D में सिर्फ एक साइड। दूसरी बात इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, किसी भी तल कोई भी सरफेस है तो उसके परपेंडिकुलर जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरती है तो उन सारी संख्याओं को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और एक कैसी क्वांटिटी है, अदिश स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। और दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। धनात्मक मतलब जब उस क्षेत्रफल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर की तरफ जा रही है तो धनात्मक, और अंदर की तरफ आ रही है तो ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स होता है। मात्रक की बात कर ली है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। कैसी राशि है, अदिश राशि है। फॉर्मूला फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट टी ए। तो इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम किसे डिनोट करेंगे, फाई ई। फाई मतलब इस टाइप से, ये फाई इस टाइप का जो निशान है इसको फाई कहते हैं, और ई मतलब इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो फाई मतलब फ्लक्स और ई मतलब इलेक्ट्रिक। तो वैद्युत फ्लक्स जो डिनोट करते हैं फाई से डिनोट करते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गॉस की प्रमेय के बारे में। तो गॉस की प्रमेय से पहले आपको उसमें भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही मेन रूल है। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी गॉस की प्रमेय पे डिपेंड होगी और उसके जो अनुप्रयोग होंगे वो आपके पास होंगे। इसमें इतना ही। ओके, थैंक यू।